हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ये पॉलिटी के PYQs की सीरीज चल रही है अभी, और इसमें हम तीसरा पार्ट इसका डिस्कस करने वाले हैं। पहले दो पार्ट हमने प्रीवियस क्लासेस थी उनमें डिस्कस कर लिया है। तो आज हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा 21वां है, क्योंकि दो सेशन हमने पहले लिए हैं तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट embodied in the preamble of the Constitution of India? Liberty of thought, economic liberty, liberty of expression, liberty of belief. तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है जो हमारे प्रियम्बल में नहीं मेंशन है? तो ऑप्शन ए लिबर्टी ऑफ थॉट। क्या ये हमारे प्रियम्बल में है? बिल्कुल है। इकोनॉमिक लिबर्टी है हमारे प्रियम्बल में? नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, देयर इज नो इकोनॉमिक लिबर्टी इन आर प्रियम्बल। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, यस। लिबर्टी ऑफ बिलीफ्स, यस। लिबर्टी ऑफ फेथ, ये सारे हमारे जो प्रियम्बल है उसमें मेंशन है। बट इकोनॉमिक लिबर्टी का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक लिबर्टी है वो हमारे संविधान में है ही नहीं। इकोनॉमिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है, बल्कि इसके जगह इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। किसकी? इकोनॉमिक जस्टिस। और ये भी किस पार्ट में इसकी बात की गई है? पार्ट 4 में। और पार्ट 4 क्या है हमारा? डीपीएसपी। तो इसमें जो डीपीएससी है इसमें इस चीज की बात की गई है। ठीक है। तो कि वो भी किसकी? इकोनॉमिक जस्टिस की, ना कि इकोनॉमिक लिबर्टी की। ओके। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा इसके जो सोल्यूशन है वो ये है कि जो प्रियम्बल है उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में पंडित नेहरू ने प्रेजेंट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इसमें जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके द्वारा इसमें चेंजेस किए गए थे, जिसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे: सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, which one of the following is the correct relationship between rights and duties? तो आपको बताना है जो राइट्स और ड्यूटीज है उनके बीच में कौन सी जुगलबंदी सही है। पहला ऑप्शन है राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, राइट्स आर पर्सनल एंड hence independent of the society and duties, rights rights, not duties, are important for advancement of the personality of the citizens. Duties, not rights, are important for the stability of state. तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो राइट्स और ड्यूटीज के बारे में सही है। तो ऑप्शन ए क्या है? राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, और यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्यों करेक्ट नहीं है? कि राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द सोसाइटी एंड ड्यूटीज। नहीं, राइट्स पर्सनल भले ही है बट ये सोसाइटी से और ड्यूटी से अलग नहीं है, ड्यूटी के साथ कोरिलेटिव है, एज ऑप्शन ए सजेस्टेड। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन्स। वो बोल रहा है कि राइट्स है ना कि ड्यूटीज जो एडवांसमेंट करती है किसी भी पर्सनैलिटी की या किसी भी सिटीजन्स की। ये दोनों ही कोरिलेटिव है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट्स, कि मतलब ड्यूटीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है और राइट्स पे कोई फोकस नहीं किया जाता, ये भी गलत है। जितना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए राइट्स है उतनी ही इंपॉर्टेंट फिर हमारे लिए ड्यूटीज भी हो जाती है। ओके। तो इसके सॉल्यूशन ये है इधर कि जो राइट्स होते हैं हमारे वो क्या है? इंटेल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एवरी अपॉर्चुनिटी इंटेल्स ऑब्लिगेशन, एंड एवरी पोजीशन इंटेल्स ड्यूटी। जो राइट्स और ड्यूटीज होते हैं ये हैंड इन हैंड चलते हैं। मतलब अगर
इधर राइट्स है तो इधर आपकी ड्यूटीज है। तो ये दोनों जो पलड़े हैं वो एक साथ बराबर चलते हैं, मतलब जितने आपको राइट्स दिए जाते हैं आपसे होप की जाती है कि आप उतने ही अपनी ड्यूटीज को भी अच्छे से निभाएं, तभी जाके आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? तो जो माइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स का, वो निम्नलिखित में से किस में दिखता है? तो ये दिखता है प्रियम्बल में, द फंडामेंटल राइट्स में, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपको बताना है कि जो माइंड्स ऑफ मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहाँ पे दिखता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए, द प्रियम्बल। क्योंकि प्रियम्बल को बोला जाता है ना कि ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी की है, ठीक। और ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसने भी बेरुआरी केस में बोला था, बेरुआरी केस हुआ था 1960 में। तो उस केस में इसने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की चाबी है, ठीक। फंडामेंटल राइट्स नो, डीपीएसपी नो, और जो ड्यूटीज है इनका भी कोई रिलेशन नहीं है किससे, माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा एक छवि की तरह दिखता है, तो हमारी ये जो प्रियम्बल है इस प्रियम्बल में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यहाँ पे जो भी अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो सारा यहाँ पे दिख जाता है। बाकी फर्दर डिटेलिंग ये है कि जो बेरुवारी केस आया था 1960 में, उसने की माइंड बोला था कि ये हमारा जो की है ओपन करती है माइंड की, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उनके जानने के लिए। साथ ही ये फंडामेंटल वैल्यूज और फिलोसफी को भी अपने में इनेल करती है, अपने में समाये हुए हैं, और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इसमें मेंशन किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राइट टू वोट एंड right to elected in India is a fundamental right, natural right, constitutional right और डी लीगल राइट। तो आपको बताना है कि जो हमारे राइट्स है वोट करने का या इलेक्ट होने का वो क्या है इनमें से। फंडामेंटल राइट्स है नो, नेचुरल राइट है नो, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? यस, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लीगल राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्यों है? क्योंकि इनका जो मेंशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में किया गया है। और आर्टिकल कौन से में है इनका दोनों का जो आता है, तो 325 में बोला गया है कि आपको राइट टू वोट है। मतलब सीधे से ये है कि किसी को भी किसी की कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर, जेंडर या सेक्स के आधार पर, रिलीजन के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर किसी को वोट देने से नहीं रोका जाएगा। तो एवरीवन कैन वोट हियर। और जो आर्टिकल 326 है वो बोलता है कि अगर आप एलिजिबल हो तो आप इलेक्ट किए जा सकते हो। तो यू कैन बी इलेक्टेड एज अ MP, MLA, whatever post is there in our democracy, you can be become that इलेक्टेड मेंबर। ओके, तो इसका जो फर्दर डिटेलिंग है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये हमारा जो राइट टू वोट और इलेक्ट होने का है। आर्टिकल 325 बोलता है इसके बारे में कि आपको नो पर्सन शेल बी, उस किसी को भी इनएलिजिबल नहीं किया जाएगा कि अगर वो रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के आधार पर। और आर्टिकल 326 क्या बोलता है कि बेसिस ऑफ द अडल्ट सफरेज, जो भी हमारे वयस्क मताधिकार है उसके आधार पर आपको वोट में इलेक्शन लड़ने और पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया जाएगा और सभी को ये दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोविजन इन द फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल in the Constitution of India are made in order to what?
तो जो हमारी फिफ्थ शेड्यूल है और सिक्स्थ शेड्यूल है, उसमें किन के लिए प्रोविजन किए गए हैं हमारे संविधान में? तो ऑप्शन ए है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। सेकंड है डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, डिटरमाइन द पावर्स, ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत्स, और डी है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट्स। तो इसमें से जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए। जो शेड्यूल ट्राइब्स है इनका मेंशन किया गया है इसमें, किसमें? फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल में। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो आपको पता है टोटल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 12 शेड्यूल्स की बात की गई है, टोटल 12 शेड्यूल है। उनमें से जो ये फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल है, इनमें क्या डिफरेंस है कि जो सिक्स्थ शेड्यूल है इसमें 4 स्टेट्स की बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन 4 स्टेट की यहाँ पे बात की गई है। और जो बाकी रेस्ट शेड्यूल एरियाज है या किसी और स्टेट्स में, वो चाहे उत्तराखंड हो या एमपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, अगर वहां पे कोई शेड्यूल ट्राइब एरियाज है तो वो सारे फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल है ये किसके बारे में बताई गई है? हमारे एसटीज के बारे में, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। और आर्टिकल कौन से में इसका मेंशन किया गया है? तो ये आर्टिकल 244 में ये मेंशन किया गया है कि हमारे जो शेड्यूल ट्राइब्स है ये कहाँ पर आती है और इनसे रिलेटेड प्रोविजन क्या क्या है। ओके, तो इसकी जो डिटेलिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बाय ऑर्डर डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को एज अ शेड्यूल एरिया। साथ ही जो फिफ्थ शेड्यूल है ये हमने बोल दिया है कि इन 4 स्टेट्स को छोड़कर, मेघालय, त्रिपुरा जो है ये असम और मिजोरम है, इनको छोड़कर बाकी जितने भी स्टेट्स है वो फिफ्थ में आते हैं। और ये जो 4 स्टेट्स है हमारे सिक्स शेड्यूल में आते हैं। यहाँ पे जितने भी ये ट्राइबल एरियाज है ये यहाँ पे आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इजी क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कस्टोडियन कौन है। ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लोकसभा सेक्रेटरीट, और ऑप्शन डी है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो क्या हमारा जो संविधान है उसका कस्टोडियन प्रेसिडेंट है? नहीं है। प्राइम मिनिस्टर है? नहीं है। लोकसभा का सेक्रेटरीट है? नहीं है। तो कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कस्टोडियन भी है, साथ ही गार्डियन भी है, इंटरप्रेटर भी है। मतलब अगर कहीं पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे मेंशन नहीं है कोई चीज कि यहाँ पे इसके बारे में क्या बोलना है, तो वहां पे इंटरप्रेट ये करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। साथ ही अगर जो एग्जीक्यूटिव है उसके द्वारा कोई ऑर्डर लाए जाते हैं या लेजिस्लेचर है उसके द्वारा कोई लॉज पास किए जाते हैं तो उनके लिए भी चेक का काम करता है। उन लॉ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको चेक करता है कि ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके साथ तो नहीं खतरा पैदा कर रहा है, ओके, या उसको कहीं डैमेज तो नहीं कर रहा है। उस चीज को भी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो देखता है। और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या करता है, जो सेंटर और स्टेट के जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको ये आपस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे सुलझाने का काम करता है। तो इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। बाकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि फाइनल इंटरप्रेटर होता है, सेपरेशन ऑफ पावर का ये एक इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है, गार्डियन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, रिव्यू करने की पावर होती है इसके पास जो भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉज पास किए जाते हैं
ताकि वो बेसिक स्ट्रक्चर को कोई खतरा ना पहुंचा पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। To uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India is a provision made in the preamble of the Constitution, directive principle of state policy, fundamental rights और fundamental duties। तो आपको बताना है कि जो sovereignty, unity और integrity है, ये जो प्रोविजन को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, किसमें करी गई है? क्या ये प्रियम्बल में की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के? नहीं। डीपीएसपी में ये बात की गई है? सोचना पड़ेगा, बट नहीं। फंडामेंटल राइट्स में इसकी बात की गई है? नहीं। तो कहाँ पे की गई है इसकी बात? इसकी बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज में। ओके, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वहां पे आप, हमारी एक ड्यूटी ये भी है कि जो सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी है इंडिया की, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो जो ड्यूटीज है हमारी, पहली बात ये कब जोड़ी गई थी, कब ऐड करी गई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में, जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये यूएसएसआर से हमने लिया था। और उस समय हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक फिर हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब आया था 2002 में, राइट टू एजुकेशन वाला, तो उसको एज अ 11th फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो टोटल नंबर कितने हैं उनके? अब फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल नंबर इज 11। बाकी फर्दर, चलिए, तो बाकी आप यहाँ पे इसकी फर्दर डिटेलिंग देख सकते हैं। जैसे आर्टिकल 51A में इसका मेंशन किया गया है, और ये जो हमारे सभी सिटीजन्स हैं उनको ऊपर बाइंडिंग है। और पार्ट 4A है, जिसमें 11 हमारी ड्यूटीज का मेंशन किया गया है। तो इनमें से एक दो मैंने एज एन एग्जांपल रखी है कि जैसे हमको क्या क्या करना है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, और उसमें जो आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस है उसकी हमने रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। To cherish and follow the novel ideas and inspire the national स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जो हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके लिए भी हमारे दिल में सांत्वना होनी चाहिए और उनको चेरिश करना चाहिए। और इसी प्रकार से जो अभी हमारा क्वेश्चन में पूछा था, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी हमारी क्या है? ड्यूटीज है। इस प्रकार से 11 ड्यूटीज है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, और फर्दर आप जो बेयर एक्ट होता है उसमें भी देख सकते हो, या लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं। और नहीं तो बाद में हम इस पे वीडियोस बनाएंगे, उसमें हम ये जो पूरे ड्यूटीज है एक एक करके सारा सेक्शन बाई सेक्शन देखेंगे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द आइडियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन इट्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, ये यूपीएससी के हैं, पहले 2023 में भी था और 21 में भी था, और अब फिर से अब 2015 वाले में भी है। तो आपको बताना है कि वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है वो कहाँ पे है? प्रियम्बल में है, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, फंडामेंटल राइट्स में है, या सेवन शेड्यूल में है। तो जो वेलफेयर स्टेट का बात किया गया है, वो हमारा अब आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसकी बात की गई है वेलफेयर स्टेट की। और आर्टिकल 38 इसके बारे में बात करता है, और यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाने की बात की जाती है। सोशल एंड इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी है उसको एस्टेब्लिश करने की बात की जाती है। और जो जस्टिस है, ये तीन प्रकार के यहाँ पे जस्टिस की भी बात करता है, इसमें सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है, तो तीन प्रकार के जस्टिस दिए जाने की बात भी करता है। और ये हमारा पार्ट
4 है। आर्टिकल 36 से 51 तक ये चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वेलफेयर स्टेट वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। इसकी जो फर्दर डिटेलिंग है आप यहाँ से देख सकते हैं कि डीपीएसपी में ये आता है। इकोनॉमिक और जो सोशल डेमोक्रेसी है उसको एस्टेब्लिश करने में ये एम रखता है। जो 38 है आर्टिकल, ये वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या पीपल के बारे में बात करता है, और जहाँ पे ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की बात करता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन? तो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है ये कौन से शेड्यूल में बताए गए हैं? तो पहला है सेकंड शेड्यूल में, फिफ्थ शेड्यूल में, एट्थ शेड्यूल में या 10th शेड्यूल में? तो अगर आपने शेड्यूल्स को थोड़ा सा भी एक सरसरी नजर से भी देखा होगा तो यू कैन गेट योर राइट आंसर, दैट इज 10th शेड्यूल। तो जो ये 10th शेड्यूल है ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा जोड़ा गया था राजीव गांधी के टाइम में। तो ये जो एंटी डिफेक्शन जब लॉ बनाया गया था, तो इस लॉ में तीन जो कैंडिडेट जैसे एमपी एमएलए जो होते हैं इलेक्टेड, उनके लिए प्रोविजन किए गए थे कि मतलब उस समय बोलते थे ना कि आया राम गया राम वाली जो कहानी है ये बहुत चलती थी कि एक पार्टी से एमपी उठ के दूसरे पार्टी में चला गया। तो वो सारी चीजों को रोकने के लिए यहाँ पे तीन तरीके से तीन बाउंडेशन लगा दी, या तीन तरीके से जो एमपी या एमएलएज है इन पर रोक लगा दी कि भाई अब आप इस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो और आया राम गया राम वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। तो इसमें क्या करा गया था कि अगर कोई इंडिविजुअली इंडिविजुअली या वॉलंटियरी अपनी जो मेंबरशिप है वो एक पार्टी से छोड़ता है और पार्टी टू में जाता है, तो अगर ये पार्टी वन से कोई एमपी है, ये पार्टी वन को छोड़कर पार्टी टू में जाता है, तो इस केस में इसकी जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की वो खत्म कर दी जाएगी। तो या दूसरे केस में क्या है कि अगर ये जो एमपी है, जो पॉलिटिकल व्हिप होता है ना एक, अगर ये उस व्हिप के अगेंस्ट अपनी जो पार्टी है पार्टी के व्हिप के अगेंस्ट वोट करता है, तब भी इसकी जो मेंबरशिप है वो छीनी जा सकती है। तो पहले कंडीशन में इंडिविजुअल पे है। दूसरी कंडीशन पे क्या है कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, मतलब किसी ने इलेक्शन में इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट किया और वो जीत गया, वो माना एमएलए बन गया या एमपी बन गया, कुछ भी बन गया, अब चाहता है कि मैं जीत गया, इधर से पार्टी वन आ रही है और इधर से पार्टी टू आ रही है कि भाई हमारे इसमें आ जाओ, हमारे इसमें आ जाओ। तो इसको अगर किसी भी पार्टी में जाना है तो जीतने से पहले जाना है, जीतने के बाद अगर ये इधर गया या इधर गया तो इसकी जो मेंबरशिप थी एमपी एमएलए की वो खत्म कर दी जाएगी। दूसरा केस ये है। और तीसरा केस क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जैसे कहाँ पे होता है मोस्टली, अब तो लोकसभा से तो खत्म कर दिया है, राज्यसभा जो है हमारी, वहां पे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो अगर ये 12 मेंबर जो नॉमिनेट हुए हैं, अगर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहते हैं, वो चाहे पार्टी पी में जाए, पी टू में जाए या पार्टी पी वन में जाए, तो ये जिस भी पार्टी में जाना चाहते हैं तो इनको विद इन 6 मंथ जाना होगा। अगर ये 6 महीने के बाद इन दोनों पार्टियों में जाने की कोशिश करते हैं या जाते हैं तो इनकी भी जो हाउस की मेंबरशिप है वो खत्म कर दी जाएगी। तो जो 10th शेड्यूल है ये इसलिए लाया गया था ताकि जो ये एमपी एमएलए है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आते जाते रहते हैं वो चीज ना कर पाए। बाकी जो सेकंड शेड्यूल है ये जो हमारे वेतन और भत्ते हैं उनके बारे में बात करता है, आपके जो एलोवेंसेज है और पेंशन एंड एलोवेंसेज है उनकी बात करता है। जो फिफ्थ शेड्यूल है ये हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था कि यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की और शेड्यूल एरियाज की बात की जाती है, इन चार स्टेट को छोड़कर, कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन चारों को छोड़कर बाकी जहाँ पे भी स्टेट्स जो भी है वहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल लागू होती है। और इन चार डिस्ट्रिक्ट्स में, चार जो स्टेट्स हैं यहाँ पे
सिक्स शेड्यूल लागू होती है। एट्थ जो शेड्यूल है, यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेजेस है, 22 भाषाएं हैं हमारी, और उन लैंग्वेजेस को यहाँ पे रखा गया है एट्थ शेड्यूल में। ओके, तो इस प्रकार से आप ये अच्छे से इनको नोट्स बना लो, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो 10 शेड्यूल है हमारा, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, और 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो पनिशेबल किया गया था एमपीज और एमएलएस के द्वारा। ये हमने तीन कंडीशन पढ़ लिया कि अगर वॉलंटियरली कोई गिव अप करता है तो उस केस में उसकी जो मेंबरशिप वो खत्म हो जाएगी। इलेक्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है उस केस में भी। और अगर नॉमिनेट मेंबर है, वो 6 महीने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी मेंबरशिप यहाँ पे भी खत्म कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है हमारा। In the Constitution of India, the promotion of international peace and security is included in preamble of the Constitution, directive principle of state policy, and fundamental duties और या ninth schedule। तो इसका जो right answer है वो है directive principle of state policy। और इसमें भी कौन सा आर्टिकल इसकी बात करता है? आर्टिकल 51, जो लास्ट हमारा डीपीएसपी है, वो इसके बारे में बोलता है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, और सभी देशों के साथ जो भी इंटरनेशनल लेवल पे है उनके साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये किसकी बात कर रहा है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की, जो कि हमारे आर्टिकल 51 में बताया गया है, डीपीएसपी का पार्ट है। ओके, नाइन्थ शेड्यूल यहाँ पे दी हुई है। तो जो नाइन्थ शेड्यूल है ये किससे, लैंड, जो लैंड लॉज है उनसे रिलेटेड है। जितने भी हमारे लैंड से रिलेटेड लॉज है, गवर्नमेंट मैक्सिमम इन लॉज को नाइन्थ शेड्यूल में डालती है। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा सा एम्बिट, जो सुप्रीम कोर्ट का या जो न्यायपालिका का जो एम्बिट है उससे थोड़ा सा बाहर रखने की कोशिश की गई थी। तो इस प्रकार से ये नाइन्थ शेड्यूल आप देख सकते हैं। ओके, तो इसकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि आर्टिकल 51 बोलता है कि स्टेट को प्रमोट करना है इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, और मेंटेन करने हैं ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस। ओके, तो आज की जो हमारी ये वीडियो है यहीं हम समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद जुड़ा रहने के लिए, और आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप सभी इन क्वेश्चंस को करते हुए अटेंटिव बने रहते हैं, ताकि इन क्वेश्चंस को करने से आपका जो बेस है वो तैयार हो जाए, और फिर हम जो लेवल है वो आगे डिफिकल्टी का बढ़ाते जाएंगे। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।